अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से 16 सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी लीडरों समेत कई लोग सोशल मीडिया पर उदयनिधि के बयान पर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। दरअसल उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म का मुआवजा डेंगू और मलेरिया से किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सनातन की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए बल्कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए। एजेंसी के मुताबिक उदयनिधि ने सनातन अल-मोलन सम्मेलन में दिए गए एक बयान में कहा, सनातन धर्म समाजी इंसाफ और मसावत के ख़िलाफ़ है। कुछ चीज़ों की मुखालिफत नहीं की जा सकती, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। ये डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना की मुखालिफत नहीं कर सकते, हमें इसे हज़फ करना होगा। इसी तरह सनातन को भी ख़त्म करना होगा। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन के बेटे ने यह बात कही। तमिलनाडु में हुक्मरान डीएमके हुकूमत में नौजवानों की बहबूद और खेलों की तरक्की के वज़ीर उदयनिधि स्टालिन ने कहा, एक संस्कृत नाम है सनातन, ये समाजी इंसाफ और मसावत के खिलाफ है। आसाम हुकूमत इम्कान है कि दिसंबर में रियासती असम्बली में तादाद अज़वाज पर पाबंदी लगाने के लिए एक बिल पेश करेगी। तादाद अज़वाज एक से ज़्यादा अफराद यानी मुतअद्दिद औरतों से शादी करने का रिवाज है। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम के तिनसुकिया में एक ऑल पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अगले 45 दिनों में रियासत में तादाद अज़वाज पर पाबंदी लगाने के बिल को हतमी शक्ल देगी। एक क़ानूनी कमेटी इस बात का तज्ज़िया करने के लिए बनाई गई थी कि आया रियासती हुकूमत तादाद अज़वाज पर पाबंदी लगा सकती है या नहीं, और हमें मुस्बित ख़यालात मिले हैं। हमने तादाद अज़वाज पर पाबंदी के मुजवज़ा बिल पर अवामी राय और तजावीज़ भी मांगी है। हमें इसके जवाब में कुल 149 तजावीज़ मौसूल हुई है। इनमें से 146 तजावीज़ बिल के हक़ में हैं और वो तादाद अज़वाज पर पाबंदी की हिमायत करते हैं। वाज़ेह है कि आसाम हुकूमत एक से ज़्यादा शादियों पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के जालना में मराठा रिजर्वेशन के लिए एहतजाज पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद इसमें आने वाली शिद्दत से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। एनसीपी सरबराह शरद पवार सितारा के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट उदयनराजे भोंसले और कोल्हापुर के युवराज संभाजी छत्रपति जालना पहुंच गए, जहां उन्होंने जख्मियों की इयादत की। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे और कानून साज कौंसिल में अपोजिशन लीडर अंबादास वानवे भी जालना पहुंचे हैं। मुजाहिरीन पर फायरिंग की वजह से शिंदे सरकार अपोजिशन के शदीद हमलों की जद पर आ गई है। महाविकास आघाड़ी ने जालना और इसकी वजह से दीगर अजला में मुजाहिरों के फैल जाने के लिए नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया, जिनके पास वज़ारत दाखिला का क़लमदान है। मुल्क में तमाम रियासती असम्बलियों और पार्लियामेंट का इलेक्शन एक साथ मुनक़िद करने के लिए साबिक़ सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद की क़यादत में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के क़याम के ऐलान के 24 घंटे बाद हुकूमत ने कमेटी के अरकान के नाम ज़ाहिर किए हैं। 8 रुकनी कमेटी में वज़ीर दाखिला अमित शाह, लोकसभा में अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में अपोजिशन के साबिक़ लीडर और कांग्रेस के बागी गुलाम नबी आज़ाद, 15वें फाइनेंस कमीशन के साबिक़ चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी सुभाष कश्यप, सीनियर वकील हरीश साल्वे और साबिक़ चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी की तश्कील के ताल्लुक से 2 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके तहत मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ आज़ादाना इंचार्ज अर्जुन राम मेघावल खुसूसी मदू रुकन के तौर पर कमेटी की मीटिंग में शामिल होंगे, जबकि महकमा कानूनी उमूर के सेक्रेटरी नितिन चंद्र सेक्रेटरी होंगे। मुंबई में जुमेरात और जुमे को हुई अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग को कामयाब करार देते हुए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बताया कि मुंबई में सारी बातें तय हो चुकी है और सीटों की तकसीम पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। इस बीच एक अंग्रेजी अखबार ने इंडिया इत्तेहाद में मौजूद ज़राए के हवाले से खबर दी है कि केरला और मगरबी बंगाल को सीटों की तकसीम से मुस्तस्ना रखने पर इत्तफाक किया गया है। बताया जा रहा है कि केरला और मगरबी बंगाल के इस्तिस्ना की वजह से ही मुंबई में पास होने वाले रिजोल्यूशन में साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने में हत्तल इम्कान के लफ्ज़ का इजाफा किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों रियासतों की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र यह फैसला किया गया। केरला में कांग्रेस और बाएं मिहाज के दरमियान मुकाबला होना है, यहाँ बीजेपी की मौजूदगी बराए नाम है। ऐसे में दोनों में मुकाबले की सूरत में भी जो रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होंगे वो इंडिया इत्तेहाद का ही हिस्सा होंगे।
دہلی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اے پی شاہ نے ملک میں فرقہ وارانہ طاقتوں کے عروج اور نفرت، پولرائزیشن اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت کا کلچر پروان چڑھنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ عدالتوں کے خاموش تماشائی بنے رہنے کی وجہ سے لوگوں کا اس پر اعتماد کم ہو رہا ہے۔ وزرے کے جسٹس اے پی شاہ دہلی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کے علاوہ لاء کمیشن کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس کشن کول کی سربراہی میں منعقدہ 25ویں ڈی ایس بورکر میموریل لیکچر کے دوران انہوں نے ہندوستان میں عدم برداشت اور فرقہ پرست قوتوں کے عروج پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستی کے اس تشویشناک عروج کو مذہبی قوم پرستی کی ایک گہری تقسیم کرنے والی طاقتور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے، جو ونائک ساورکر کے ہندو راشٹر، ہندو ذات اور ہندو ثقافت کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ساورکر کے نظریے کو فرسودہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کو ہلکے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں اس ہنگامہ خیز نظریے کی اس طرح سے تشہیر کی جا رہی ہے جس سے اقلیتیں خوف میں زندگی بسر کر رہی ہے اور انہیں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے نو اور دہلی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اس طرح کے احساس کو مزید تقویت ملی ہے۔ طلاق کے ایک معاملے میں ذیلی عدالت نے ملک سے باہر رہ رہے شخص کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے وزارت خارجہ کو نوٹس بھیجا ہے تاکہ وہ وقت پر عدالت میں حاضر رہے اور یہ رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے۔ معاملہ دہلی کی رہنے والی ایک لڑکی کا ہے جس کی شادی مارچ میں بارہ بنکی کے رہنے والے ایک شخص کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن مئی کے ماہ میں دونوں کے درمیان تنازع شروع ہوا اور جون میں لڑکا لڑکی کو چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ تاہم 30 اگست کو لڑکے نے اپنی بیوی کو ایک طلاق کا نوٹس بھیج دیا۔ لڑکی نے عدالت میں نوٹس کے خلاف عرضی دائر کی۔ لڑکی کی جانب سے ایڈوکیٹ فضیل خان نے پیروی کرتے ہوئے شریعت کے قانون سے عدالت کو آگاہ کیا اور کہا کہ لڑکی طلاق نہیں چاہتی بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے اگلی سماعت کے لیے جو تاریخ دی ہے، لڑکا کوشش کرے گا کہ وہ اس تاریخ پر حاضر نہ ہو اور اس کے 1 ماہ بعد طلاق واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا عدالت دبئی میں رہ رہے لڑکے کی پیشی کے لیے وزارت خارجہ کو پابند کریں تاکہ وزارت خارجہ دبئی میں قونصلیٹ کو ہدایت دے کر وہ لڑکے کو پیشی کے لیے پابند کریں۔ عرضی پر حکم جاری کرتے ہوئے عدالت نے وزارت خارجہ کو نوٹس جاری کر دیا تاکہ لڑکے کو تاریخ پر پیش کیا جا سکے۔ قومی سلامتی ایجنسیاں اور دہلی پولیس G20 کانفرنس میں آنے والے غیر ملکی مہمانوں کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنے کے موڈ میں ہیں۔ مہمانوں کی انتہائی حفاظت کے لیے ہر سطح پر تیاریاں اور انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے تحت سیکورٹی ایجنسیاں جنوبی دہلی کے لاجپت نگر اور سروجنی مارکیٹ میں خفیہ سیکورٹی چیک کر رہی ہے تاکہ مشکوک افراد اور اشیاء پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ دہلی میں G20 کانفرنس کے سیکورٹی انتظامات سمیت دیگر تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ اس کے تحت دہلی پولیس نے تمام مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر سیکورٹی کی تیاریوں کو لے کر سب سے بڑی مشق کی ہے۔ صدر جمعیت المومنین مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر جمعیت المومنین کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے میوات کے فساد زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں جمعیت کی طرف سے جاری باضابط کاری اور قانونی اقدامات کا جائزہ لیا۔ درسنا جمعیت المومنین کی طرف سے مدرسہ ابی ابن کعب گھاسڑا میں ضرورت مندوں کے درمیان 50 سے زائد ریڑیاں تقسیم کی گئی تاکہ وہ اپنے کاروبار کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ واضح ہو کہ فساد میں سب سے زیادہ نقصان سڑک پر کاروبار لگانے والوں کو ہوا ہے۔ شرپسندوں نے ان غریبوں سے روزی روٹی کا سامان بھی چھین لیا تھا۔ ان کی فوری باضابط کاری کی ضرورت تھی۔ جمعیت المومنین کے وفد کی قیادت مولانا حکیم الدین قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت المومنین کر رہے ہیں، جبکہ وفد میں قانونی امور کے نگران مولانا نیاز احمد فاروقی بھی شامل ہیں۔ مرکزی حکومت کے ذریعے ون نیشن ون الیکشن کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کے معاملے میں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی حکومت اس دفعہ لوک سبھا اور اتر پردیش کا الیکشن ایک ساتھ کرا کر تجربہ کر لیں۔ سابق وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ہر بڑے کام کو کرنے سے پہلے ایک تجربہ کیا جاتا ہے۔ اسی کے مد نظر ہم یہ صلاح دے رہے ہیں کہ ایک دیش ایک الیکشن کرانے سے پہلے بی جے پی حکومت اس بار لوک سبھا الیکشن اور ملک کی سب سے زیادہ لوک سبھا والی اسمبلی کی سیٹوں والی ریاست اتر پردیش کے الیکشن ایک ساتھ کروا کر دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ایک طرف الیکشن کمیشن کی اہلیت بھی سامنے آ جائے گی اور عوامی رائے بھی، ساتھ ہی بی جے پی کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ عوام کس طرح پارٹی سے ناراض ہے اور اسے اقتدار سے ہٹانے کے لیے کتنی بے چین ہے۔ اتراکھنڈ میں حکومتی سطح پر 300 سے زائد مزاروں اور درگاہوں کو غیر قانونی قرار دے کر شہید کر دیے جانے کے بعد اب بھگوا شرپسندوں کی جانب سے فیس بک پر لائیو کر کے مزاروں کو توڑنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی تصدیق انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کی خبر سے ہوئی، جس نے 27 اگست کے ایک ویڈیو کا حوالہ دیا ہے۔ اس ویڈیو میں خود کو دیو بھومی رکشا ابھیان کے رکن قرار دیتے ہوئے شرپسندوں نے مذہبی نعرے بلند کرتے ہوئے نہ صرف ہریدوار میں مزار پر ہتھوڑے چلائے بلکہ اس پورے واقعے کو فیس بک لائیو بھی کیا۔ مزار پر ہتھوڑا چلانے سے قبل بھگوا شرپسند کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ رشی کیش میں ان مزاروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ رشیوں کی زمین ہے۔
मजार भूमि नहीं है। रियासत उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद अब कर्नाटक के एक स्कूल में मुसलमानों से मुनाफरत का घिनौना वाक़या पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक शिमोगा में टीपू नगर के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल की खातून टीचर पर मुस्लिम तलबा के साथ नफरत अंगेज सलूक का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। खातून टीचर ने नौज़ बिल्लाह अल्लाह की शान में गुस्ताखी की और मुस्लिम तलबा से मुबैना तौर पर पाकिस्तान चले जाने को कहा। तफसीलात के मुताबिक स्कूल में तलबा के दरमियान में मामूली झगड़े के बाद खातून टीचर ने मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी फ़क़रे कसे और कहा कि यह तुम्हारा मुल्क नहीं है, ये हिंदू मुल्क है, तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ, तुम लोग हमेशा हमारे ग़ुलाम रहेंगे। वहीं मुंबई उर्दू न्यूज़ के मुताबिक जब सरपरस्त स्कूल पहुंचे तो टीचर ने इनके साथ भी बदसलूकी की और वही रवैया जारी रखा और इनसे भी कहा कि तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। स्कूली तलबा ने बताया कि फ़िरका परस्त टीचर मंजुला देवी एक तालिब इल्म को पीट रही थी। वो अल्लाह अल्लाह कह रहा था, जिस पर फ़िरका परस्त टीचर ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने एक प्रोग्राम के दौरान लोगों से मुल्क के लिए इंडिया के बजाय भारत का नाम इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। संघ के सरबराह साकिल जैन समाज के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का नाम सदियों से भारत रहा है, ज़बान कोई भी हो, नाम एक ही रहना चाहिए। हमारा मुल्क भारत है और हमें तमाम अमली शोबों में लफ्ज़ इंडिया का इस्तेमाल बंद करना होगा और लफ्ज़ भारत का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी तब्दीली आएगी। मरकजी हुकूमत वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर मुल्क भर में तमाम रियासतों और लोकसभा इंतखाबात की एक साथ कोशिश कर रही है। ये मुमकिन ना होने पर 10 रियासतों के साथ लोकसभा इंतखाबात पर गौर कर रही है। इन दोनों तजावीज़ में किसी एक पर अमल की सूरत में तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के साथ लोकसभा इंतखाबात की क़यास-आराइयाँ चल रही है। मुसलसिल तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करने के कोशां चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कार को ब्रेक लगने की बातें शुरू हो गई है। असेंबली और लोकसभा इंतखाबात की अलहदा मुहिम होती है। लोकसभा इंतखाबात में कौमी मसाइल और असेंबली के लिए इलाकाई मसाइल मौजू होते हैं। सिर्फ असेंबली इंतखाबात में इलाकाई जमातों के लिए माहौल साजगार होता है, जबकि लोकसभा इंतखाबात में कौमी जमातों का दबदबा होता है। ज़राए से पता चला कि मरकजी हुकूमत के वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव फिक्रमंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने असेंबली इंतखाबात के लिए सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसके बाद पार्टी में इख्तिलाफात और ग्रुप बंदियाँ उरूज पर है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तातील का ऐलान किया गया। इस बार ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात 28 सितंबर को होने का इम्कान है। चंद दिन कबल ही माह सितंबर के दौरान बैंकों की तातीलात का ऐलान करते हुए 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील का ऐलान किया गया था। इसके बाद तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर तातील का ऐलान किया गया है। वज़ीर के न सिर्फ शहर हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ शहरों में बल्कि सारे हिंदुस्तान में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से एहतमाम किया जाता है। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत के साने इर्तिहाल पर सदाए उर्दू व सोसाइटी की जानिब से एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद निज़ामाबाद में अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़हीरुद्दीन अली खां की समाजी मिली खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सदाए उर्दू सोसाइटी सदर मिर्ज़ा अफजल बेग की सदारत में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खां ने कहा कि मुल्क की तकसीम के बाद पैदा हुए हालात का जायज़ा लेते हुए मरहूम आबिद अली खां महबूब हुसैन जिगर ने अपनी सरकारी मुलाजमत को खैराबाद करते हुए कौम व मिल्लत की रहनुमाई के लिए रोज़नामा सियासत का क़याम अमल में लाया था और इसके बाद से रोज़नामा सियासत इस काम को जारी रखा हुआ है। मुसलमानों को इस मुल्क में रहना है, अपनी ज़िंदगी गुजारना है और इसके लिए रोज़नामा सियासत की जानिब से रहनुमाई की जा रही थी। जनाब आमिर अली खां ने कहा कि फुस्ताई ताकतों मुसलमानों के वजूद को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, तो सियासत अखबार इसका दिफा करते हुए हमेशा आगे रहा। 1992 से SC ST व दीगर तबक़ात को साथ लेकर मसावात की एक मिसाल क़ायम करने की कोशिश की जा रही है और मरहूम ज़हीरुद्दीन अली खां की दिली ख्वाहिश भी यही थी और आखिरी दम तक इस बात की जद्दोजहद करते रहे। उन्होंने कहा कि गरीब और मजलूमों की हिमायत इस्लाम का एक अहम सबक रहा, जिसकी जानिब मरहूम की कोशिश रही। इस तरीके से मुसलमानों की मुआशी व तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए इदारे सियासत की जानिब से महबूब हुसैन जिगर ट्रेनिंग सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए उर्दू दानी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत 10 लाख अफराद ने उर्दू दानी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए उर्दू ज़बान में तालीम हासिल करते हुए उर्दू दानी के इम्तहानात में कामयाबी हासिल की और रोज़गार से भी जुड़ गए। गुज़िश्ता 20 सालों से रोज़नामा सियासत की जानिब से जो काम अंजाम दिए जा रहे हैं, शायद ही किसी भी पार्टी ने यह काम अंजाम नहीं दिया है। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां की यही ख्वाहिश थी कि कौम व मिल्लत का काम करते हुए दार फ़ानी से कोच करें और ऐसा ही हुआ। जनाब आमिर अली खां ने कहा कि ज़हीरुद्दीन अली खां की जानिब से शुरू करदा मिशन की तकमील के लिए सब मिलकर आगे बढ़ें।
روزنامہ سیاست کی جانب سے قوم و ملت کے کام کرنے کے لیے تمام افراد کا تعاون ناگزیر ہے۔ محکمہ موسمیات نے اضلاع عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجانہ، سرسلہ، جنگاؤں اور سدی پیٹ میں پیر کو شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ آج اتوار کی صبح سے بھی ایک اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد میں بھی صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اسد الدین اویسی نے تعلیم و روزگار میں تحفظات پر 50% کی حد برخاست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے مہاراشٹر کے جالنا میں مراٹھا طبقے کے لیے تحفظات کے مطالبے پر پرتشدد احتجاج کے ایک دن بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ہندوستان کی آبادی کے 50% سے زائد حصے کو محض 27% کے لیے مسابقت کرنی پڑتی ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ نریندر مودی حکومت کو چاہیے کہ وہ 50% کی حد کو برخاست کریں اور ان گروپوں تک تحفظات کو وسعت دیں جنہیں تحفظات سے کبھی فائدہ نہیں ہوا۔ اسد الدین اویسی نے لکھا کہ چند غالب ذاتوں نے تمام فوائد پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبرنامے سے متعلق کوئی بھی بات ہو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔